हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 30 दिनों की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं फॉर द 2026 एस्पिरेंट। तो चलिए आज के इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने पार्लियामेंट का बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। उसी कड़ी में आज हम राज्यसभा और लोकसभा और इससे आगे जुड़े कई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे। तो राज्यसभा, जैसा कि मैंने कल ही बताया था, आर्टिकल नंबर 79 में पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, जो कि बनता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलकर के। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो फंक्शनल पार्ट होते हैं हमारी संसद के। इसी में राज्यसभा जो है ये अपर हाउस कहलाती है। वैसे ऑफिशियली इसे अपर हाउस नहीं कहा जाता, बट ये एक तरीके का अपर हाउस है जो कि ब्रिटेन के कंसेप्ट से लिया गया है। और ये सेकंड चैम्बर है, ना कि सेकेंडरी चैम्बर। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले आप ये समझो, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, यानी हमारे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, यानी कि यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, यूटी की। अब इसे कहा जा सकता है, ये जो राज्यसभा है ये हमारे आर्टिकल नंबर 80 से 88 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है। ये एक परमानेंट बॉडी है और ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। इनफैक्ट राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट बॉडी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल वाइज इसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 1 में कहा गया है, देयर विल बी 12 नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, नॉट मोर देन 238 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। उसमें इंक्लूडेड होंगे यूटी प्लस स्टेट्स। ठीक है, नंबर 80 क्लॉज 3 में कहा गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर कहां कहां से होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर मैं आपको बता दूं, आपके एक लिटरेचर, लिटरेचर, साइंस, साइंस के बाद आर्ट, सोशल साइंस। ठीक है, तो इन सभी डिपार्टमेंट के लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3, क्लॉज 3। ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 4 की बात करूं मैं, तो इसमें कहा गया है कि इलेक्टेड जो ये मेंबर्स होंगे, एमपी होंगे, ये इलेक्टेड होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे बाय दी इलेक्टेड एमएलए। याद रखना, इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमएलए with single transferable and proportional representation system, the same way as the president of इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। उनका भी इलेक्शन भी इसी वोटिंग पैटर्न में होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें इस आर्टिकल में दी गई हैं। इसके टेन्योर की बात करें तो 6 साल इनका टेन्योर होता है, और हर दूसरे साल वन थर्ड जो रिटायर, मतलब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो राज्यसभा के होते हैं, वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की है, जो हमेशा कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूजिंग स्टेज पे ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि ये अगर पूछ दिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 6 years एज इज डिस्क्राइब फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन आपको ये बताना है कि नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये 6 साल की जो लिमिट है ना, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ये कहां से शक्ति मिली है, ये है आरपीए 1951, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू 6 साल का टेन्योर प्रोवाइड किया गया है राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है ना, तो ये याद रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। ठीक, करंट स्ट्रेंथ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि इसका टोटल स्ट्रेंथ कितना दिया गया है। लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि राज्यसभा से होंगे, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी जो है वो 250 है। ठीक है, जिसमें से 238 इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मैंने अभी बताया, 12 नॉमिनेटेड होंगे, वही सारी चीजें। और अभी करंट में 245 इनकी स्ट्रेंथ दी गई है एज ऑफ 2025। ठीक है, जिसमें से 229 स्टेट से हैं, 4 यूटी से हैं, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये होते हैं। फिर 12 जो है नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो हो जाता है टोटल 245। ठीक,
245 एमपी तो है, टोटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, वो हम सब देख लिए। हम समझते हैं कि व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी ऑफ दी एनी पर्सन हु वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा। सो ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ही मस्ट पास द 30 ईयर एज ऑफ, उसकी जो एज है वो पास कर जानी चाहिए, और रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इन इंडिया, और एनी काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही और सी शुड नॉट बी होल्डिंग। ठीक है ना, वो नहीं होल्ड करना चाहिए किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं और राज्यसभा का फंक्शन क्या होता है वो तो आपको जानना जरूरी होता है। तो राज्यसभा के फंक्शन की बात करें तो इट act as reviewing or altering the laws initiated by the लोक सभा। लाइक कोई भी लोकसभा से लॉज इनिशिएट किया जाता है तो उसको रिव्यू करने का, उसको चेंज करने का हक कौन रखता है? राज्यसभा। कैन ऑल्सो इनिशिएट अ लॉ और लेजिस्लेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी लॉ राज्यसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जाता है, जा सकता है, और फिर बाद में वो लोकसभा में जाकर के पास कर सकते हैं। ऐसा भी किया जाता है, ये भी इसके फंक्शन में काउंट किया जाएगा। ना रोल ऑफ राज्यसभा और इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो राज्यसभा है ये फोरम है टू रिप्रेजेंट द स्टेट एट यूनियन। हम सब जानते हैं हमारे राज्य, हमारे भारत में जो हमारा भारत है वो राज्यों का यूनियन है, तो जो राज्य हैं वो अपने आप को यूनियन में, सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द राज्यसभा। ठीक है, सो ये एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम प्रोवाइड करता है टू स्टेट्स यूनियन लेवल। ठीक, अब राज्यसभा की बात करें तो इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट सम इफेक्ट्स फ्रॉम communing like coming up over, like for example इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356, 360, ये सब चीजों को लाने के लिए राज्यसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368, उसमें भी राज्यसभा सेकंड चैम्बर की तरह काम करता है, ना कि सेकेंडरी चैम्बर। सेकंड चैम्बर का मतलब ये होता है कि आपको वहां से भी उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाता है। सेकेंडरी चैम्बर ये होता है कि आप उसको बाईपास कर सकते हैं, लाइक उसका ओपिनियन मैटर करे या ना करे, बट सेकंड चैम्बर जो होता है उसमें उसका ओपिनियन, उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी लोकसभा की होती है। ठीक है, नाउ राज्यसभा इज, फॉर एग्जांपल राज्यसभा की अगर एक्सक्लूसिव पावर की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 312 एंड 249, ये एक्सक्लूसिव पावर 312 फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, तो ये राज्यसभा का ही विशेषाधिकार है। इक्वल अमेंडिंग पावर मैंने बता दिया 368 में। हाँ, अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब आपको ये समझना होगा कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस, क्या रेलेवेंस है हमारे राज्यसभा की आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल अब लोकसभा में सब कुछ पास करा लिया गया, अब राज्यसभा अगर नहीं होगी तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती नहीं मिलेगा। भाई बिकॉज इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इन द फेडरल सेटअप, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है कि आपके पास सेकंड चैम्बर होना चाहिए जो राज्यसभा के रूप में स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एट द सेंटर लेवल। एंड ऑल्सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। वाई? बिकॉज मैंने अभी बताया कि लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर गेन करते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इट इज अ सेकंड चैम्बर, मैंने पहले ही बता दिया। अब एक और बात ये है कि किसी भी प्रकार के, फॉर एग्जांपल ये जो राज्यसभा है ना, ये प्रोवाइड करता है आपको एक प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग द टैलेंट और एक्सपर्टाइज इन द राज्यसभा। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी मैंने बताया कि आर्ट से, सोशल साइंस से, है ना, जो इस सोशल साइंस और फॉर एग्जांपल मतलब लिटरेचर, साइंस, इस सब फील्ड में जो अपने अपने मास्टरी कर रहे करके आ रहे हों, उनको हम ला सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि एक्सपर्ट्स और टैलेंट्स को भी हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं डायरेक्टली थ्रू द राज्यसभा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंट, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन अगर स्टेट का किसी के थ्रू होता है तो वो राज्यसभा ही करती है, क्योंकि यहाँ पे ये राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, बात समझ में आई? इसको चेयरमैन, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसको चेयर कौन कर रहा होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो भी इलेक्ट होते हैं फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात। फंक्शंस हो गया, हमने देख लिया, रेलेवेंस देख लिया, इंपॉर्टेंस देख ली। ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यसभा का इलेक्शन ओपन बैलेट से होता है। ठीक है ना,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो क्लोज्ड बैलेट से होता है, लेकिन इसका जो है ये ओपन बैलेट पेपर से इसका इलेक्शन कराया जाता है। ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। देखो, स्पेशल पावर, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के पास इक्वल रोल होता है इन द इलेक्शन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो इक्वल रोल होता है वो राज्यसभा का होता है, यानी कि ये रातों राज्यसभा से या तो लोकसभा से कहीं से भी इनिशिएशन हो सकता है इम्पीचमेंट का। और फिर जो मतलब सेकंड हाउस में जाएगा, फॉर एग्जांपल राज्यसभा से निकला और लोकसभा में गया, तो वो इनिशिएटिव वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा। और अगर लोकसभा से पास हुआ पहले और फिर राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा जो है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा। ठीक है। नाउ, इवन फॉर द ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और इसलिए भी यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है दैट ऑर्डिनरी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल के लिए भी राज्यसभा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। नॉन फेडरल फीचर्स की बात करें तो राज्यसभा कांट, देखो कुछ एक ऐसी चीजें भी होती है कि राज्यसभा वहां पे काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा कांट पनिश फॉर मनी बिल, है ना, यानी कि मनी बिल में राज्यसभा का रोल नहीं होता है। वोट ऑफ थैंक्स में भी राज्यसभा का रोल ना के बराबर है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस तरीके से जो और भी चीजें हैं वहां पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मनी बिल, मनी बिल में राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए एक टाइम पीरियड होता है जहां पे वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते, ना तो उसको अमेंड कर सकते हैं, ना तो उसको खारिज कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, बिकॉज डायरेक्टली जनता कहाँ से चुनकर भेजती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जनता को, वो है लोकसभा। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन। वोट ऑफ थैंक्स आपने देखा होगा कि हर साल जो वोट ऑफ थैंक्स मतलब हर इलेक्शन के बाद, और वो वोट ऑफ थैंक्स की जो प्रक्रिया होती है, प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, उसमें जो वोट ऑफ थैंक्स होता है तो उसमें भी राज्यसभा की वैल्यू वहां पे इक्वल फुटिंग पे नहीं है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगला एक जो ध्यान में रखना है हमें कि राज्यसभा जो है ये एज पर आर्टिकल 80 अपर हाउस है, अभी हमने बताया अपर हाउस। ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही होती है स्टेट को एट फेडरल लेवल। रिसेंटली भी मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर लूं, रिसेंटली इज कंप्लीटेड 100 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सिंस 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ 1919। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो 2019 में इसने 100 साल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, याद रहेगा। नाउ, फैक्टर मैं अगर बात करूं कि व्हाट आर द फैक्टर फॉर चेंजेस, क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं राज्यसभा के लिए, तो देखो आज इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स नीड्स फॉर चेंजेस, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, पहला मैं बात कर लेता हूँ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इंक्रीज करना चाहिए रोल ऑफ अपोजिशन का, रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तीसरा मैं बात करूं तो फेडरलिज्म को फेडरलिज्म को इवॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस ऑफ राज्यसभा शुड बी इंक्रीज, ठीक है। और प्रोमिनेंट मेंबर, फॉर एग्जांपल contributing the person or the prominent member contributing to its dignity, for example डॉक्टर जयशंकर, कपिल सिब्बल, these are the kind of people जिन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज लेकर के आई है। तो समय समय पर ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने टैलेंट को गवर्नमेंट के और अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए अपना वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो अभी हमने समझा राज्यसभा के बारे में डिटेल में।
अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा का रिटायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक रिटायरमेंट एज मैंने अभी बताया कि 2 साल हर दूसरे साल एक 1/3 मेंबर्स जो रिटायर हो जाते हैं। चेयरमैन हमने देख लिया। अब इसके लीगल और पावर मतलब देखो, भी मैंने जो बताया था आपको वो एक सरसरी तौर पे मैंने बता दी, बट अब आर्टिकल वाइज अगर देखना हो तो इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर मैं बात करूं कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, तो इट कैन इनिशिएट पास एनी बिल एक्सेप्ट मनी बिल, जो मैंने बताया बोथ द हाउसेस मस्ट पार्ट ऑर्डिनरी बिल। सीधी सी बात है, ऑर्डिनरी बिल में भी उसके पास इक्वल फुटिंग है। नाउ डेडलॉक अगर होता है तो ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 108 के तहत। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस और अमेंड मनी बिल, आर्टिकल 1110 के तहत कहा गया है, जो कि मैंने अभी बताया कि राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर के कोई वैसे इंपॉर्टेंट पावर नहीं है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात करें तो इट कैन पार्टिसिपेट अंडर आर्टिकल 368, इक्वल पावर इन लोकसभा की, वही सारी चीजें। अब स्पेशल पावर, रोल और सिग्निफिकेंस मैंने अभी सारी चीजें, देखो मैं सब चीजें पहले ही बता चुका हूँ, इसको फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, लाइक no power to form or dissolve the government, cannot vote on demands for a grant, of course, and it is lesser financial control it has as compared to the Lok Sabha, because Lok Sabha is directly elected from the people of India. ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से निकल करके आता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, कौन कौन सी पावर्स हैं, उनको देख लेना हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हु इज इट, मतलब कि कौन बन सकता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये हमें पता होना चाहिए। और डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उन्हीं में से उनका इलेक्शन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 64 एंड 89(1) में इसके बारे में बात की गई है डिटेल में, और 89(2) में डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात की गई है। नाउ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये मैंने पहले बताया, वही सारी चीजें। नाउ इट प्रिसाइड्स द राज्यसभा सेशन, और इट प्रिसाइड्स द राज्यसभा सेशन इन द एब्सेंस ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन, लाइक व्हेन द चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एब्सेंट फ्रॉम द राज्यसभा सेशन, देन हु विल प्रिसाइड द डेप्यूटी चेयरमैन। और डेप्यूटी चेयरमैन भी अगर नहीं एब्सेंट है तो फिर वो उनकी एक जो टीम बनाई जाती है 10 लोगों की, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, वो उसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है। ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है ना, तो राज्यसभा के मेंबर होंगे। नो रेगुलर वोट ही कास्ट, लाइक कास्टिंग वोट इन द टाई सिचुएशन, बट जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो हर मैटर में अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 67, और इनकी बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर से ही हो जाएगी, उसके लिए अलग से जरूरत नहीं है। इट हैज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, सीधी सी बात है। लेकिन इनके पास कोई भी मतलब डेप्यूटी चेयरमैन होने के अलावा इनके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की, सो ही मेंटेन्स द डेकोरम और डिसाइड्स द पॉइंट ऑफ ऑर्डर एटसेट्रा, सारी चीजें। और इन द सेम रोल व्हेन एक्टिंग एज द प्रिसाइडिंग ऑफिशियल, यानी कि जब उस कुर्सी पर वो बैठेंगे डेप्यूटी चेयरमैन, तो वो भी सेम तरह की पावर एंजॉय करते हैं। नाउ डेप्यूटी चेयरमैन, सॉरी, चेयरमैन और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो पेड किए जाते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि चार्ज होता है। और ये भी राज्यसभा के, ये जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के बजट में इनको पेमेंट की जाती है। ठीक है। अभी तक हमने बात करी चेयरमैन राज्यसभा, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। ना लोकसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 81 से 122 पार्ट 5 चैप्टर 2 में लोकसभा के बारे में डिटेल में बात की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, तो लोकसभा टेम्परेरी बॉडी है, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 5 साल में डिसॉल्व होती ही है और नए चुनाव के लिए, और उससे पहले भी कई बार डिसॉल्व की जा सकती है। जब प्रधानमंत्री चाहेंगे डिसॉल्व कर सकते हैं वो अपनी लोकसभा को, फिर से इलेक्शन किया जा सकता है ना। उस केस में ये जो है डिसॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा की बात करें तो इसे पीपल ऑफ हाउस भी कहा जाता है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और पॉपुलर हाउस भी इसे कह सकते हैं, और ये फर्स्ट चैम्बर भी कह सकते हैं। तो 3 चीजें याद रखना, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, और फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर। और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, पॉपुलर पॉपुलर हाउस। ठीक है। तो पॉपुलर हाउस भी इन्हें कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर भी कहा जा सकता है, और हाउस ऑफ पीपल भी इसे कहा जाता है। नाउ आर्टिकल 81 की बात करें, 81, आर्टिकल 81 की बात करें, सो 530 मेंबर,
530 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम स्टेट एंड 20 यूटी, ठीक है ना। तो ये स्टेट से होंगे और ये 20 यूटी से होंगे, यानी कि टोटल 550 मेंबर्स होंगे। करंट की अगर सिचुएशन बताऊं तो 543 जो है मेंबर्स इसमें हैं, जिसमें से सिर्फ 13 सिर्फ 13 यूटी से आते हैं, 6 दिल्ली से हैं और सॉरी 7 दिल्ली से हैं और 6 अदर यूटी से इन्वॉल्व है। दो जो हैं यहाँ पे नॉमिनेट किए जा सकते थे एंग्लो इंडियंस, बट 104 जो अमेंडमेंट हुआ था ना, 104th अमेंडमेंट इन 2020, उसमें ये प्रावधान ही हटा दिया एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्व सीट थी। तो अब कुल मिला के एंग्लो इंडियंस के लिए कोई जगह नहीं है। और इलेक्शन की बात करूं तो पीपल मतलब इलेक्शन की बात करें तो ऑफ कोर्स इलेक्शन जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जो सिस्टम है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी सिंपल मेजोरिटी, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको इलेक्शन में उसको उसकी जीत घोषित कर दी जाती है, सीधी सी बात है। 5 ईयर का टर्म होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं कि अगर आपको कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए, याद रखना 25 साल, ठीक है ना। और नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली एलिजिबिलिटी। अब एक बात आती है ड्यूरेशन की, जो मैंने बात करी कि 5 साल, तो ये जो 5 साल का ड्यूरेशन है ना, ये आर्टिकल नंबर 82 क्लॉज 2 में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इट नॉर्मली देयर विल बी नॉर्मली 5 ईयर टर्म फॉर द लोक सभा, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर इन इमरजेंसी सिचुएशन एट वन टाइम, लाइक अप टू 6 मंथ्स आफ्टर दैट, और कैन गो फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो 6 6 महीने मतलब 1 साल पहली बार, फिर 6 महीने 6 महीने करके आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 85 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 85 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक इसमें ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 85 क्लॉज 1 में कि प्रेसिडेंट जो है ना हमारी, ये प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम समन करेंगी, समन लोकसभा और राज्यसभा टू मीट एज द प्लेस ही और सी थिंग्स फिट, यानी कि प्रेसिडेंट को जैसा लगेगा, बट देयर शुड बी 6 मंथ सेल नॉट बी इंटरवीन, यानी कि 6 महीने से ज्यादा इंटरवेंशन, मतलब जो इनका जो इंटरवल होता है वो नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 सेशन साल में होने चाहिए, बट अभी जो हो रहा है वो फिलहाल वो 3 सेशन होता है। कौन कौन सा सेशन? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है ना। तो अभी मॉनसून सेशन आने वाला है जल्दी। बात करते हैं सेशन की, तो सेशन यानी लाइक पीरियड, सेशन क्या होता है? सेशन उसे कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड बिटवीन फर्स्ट मीट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन के बीच में जो होता दैट इज कॉल्ड सेशन। नाउ रेशेस की बात करें तो रेशेस किसे कहते हैं? रेशेस बेसिकली पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड इट्स असेंबली, जब वो उसके बीच का जो टाइम होता है वो कहलाता है रेशेस। नाउ डेली सिटिंग इन द सेशन इज सेपरेटेड बाय द एडजर्नमेंट, ये भी याद रखना क्योंकि ये सारे लोग, बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट मतलब वो होता है कि जब डेली सिटिंग्स होती हैं और मान लो जैसे कल आज 2 बजे तक काम चल रहा है, अब उसके बाद मेरे को, मैं एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेरे को कल बुलाना है, अब मैं खत्म कर रहा हूँ आज की मीटिंग, तो मैंने क्या किया, एडजर्न कर दिया कल तक के लिए। दैट इज कॉल्ड द एडजर्नमेंट, ठीक है ना। और प्रोरोग करना मतलब होता है कि आप वापस पूरी सेशन को मतलब बंद कर रहे हो, और वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और स्पेशल पावर्स ऑफ दी लोकसभा, सॉरी लोकसभा की बात कर रहे हैं, अभी राज्यसभा तो हमने देख लिया। तो इट कैन इंट्रोड्यूस पास ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, जो कि मैंने अभी बताया था। राज्यसभा नहीं कर सकती तो ऑफकोर्स लोकसभा कर सकती है, वो सारी चीजें एक्सक्लूसिव राइट। नाउ राज्यसभा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल इक्वल पावर है एक्सेप्ट द फाइनेंशियल। मनी बिल की बात करें आर्टिकल 110 के तहत, तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा बिकॉज राज्यसभा हैज नो पावर फॉर इट। नाउ राज्यसभा कैन ओनली मेक अ रिकमेंडेशन, मतलब उसके पास इतना इफेक्ट नहीं है कि उसको अमेंड कर सके और उसको कैंसिल कर सके। और इट कंट्रोल्स ओवर द बजट एंड अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 112 के तहत जो हम देखते हैं हर साल पेश किया जाता है। नो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कभी कभी फंसा सकता है आपको, मतलब यूपीएससी, दैट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, संसद और लोकसभा, अगर ऑप्शन में लोकसभा है देन दैट मस्ट बी करेक्ट, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, वहीं पास किया जा सकता है, और मिनिस्टर मस्ट आंसर टू द हाउस, ठीक है। ये सारी चीजें। नाउ इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें, सो राज्यसभा, सॉरी लोकसभा जो है, लोकसभा participates in the election of the president, vice president. Speaker plays a significant role in appointment of the Lokpal and the constitutional bodies.
जुडिशियल पावर की बात करें तो इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द, देखो याद रखना यहाँ पे इम्पीच वर्ड लिखा है लेकिन इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का होगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी हो जाता है, वो इनिशिएट किया जाता है राज्यसभा में। और उसके बारे में मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो उसे जाकर के देख लेना। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल वर्ड का यूज किया गया, तो रिमूवल के लिए भी जुडिशियल पावर कौन एंजॉय करता है? लोकसभा, ठीक है ना। नाउ लोकसभा और राज्यसभा, सुनो, पावर टू पनिश द मेंबर टू द बीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। सो प्रिविलेज ऑफ मोशन, प्रिविलेज जो होता है उनकी ब्रीच के लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन भी लाया जा सकता है। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट है बातें हैं। अब मैं बात करूंगा स्पीकर की, लेकिन स्पीकर को जानने से पहले, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको बताना है कि हु इज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा राइट नाउ। अभी कौन है? अभी कोई है भी या पद खाली है ये? और दूसरा ये बताना है कि फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन था? फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताओ, बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे।